हाँ जी, तो आज क्या मॉक टेस्ट नंबर 30 का डिस्कशन है। कल मॉक टेस्ट 40 का डिस्कशन हो, कुछ लोग तुम में से कह रहे थे 40 में है शायद सॉल्यूशन पूरा नहीं है। तो कल हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 40 का डिस्कशन करेंगे, आज 30 का कर लेते हैं। तो फिर बाकी आएंगे वापस। तो इसमें और जो टेस्ट जैसे यूनिट वाइज टेस्ट में जो टेस्ट मुश्किल लगे जिसमें सॉल्यूशंस है ना, अगर प्रोवाइडेड नहीं है या मुश्किल है, क्योंकि देखो टेस्ट का सॉल्यूशन बन रहा है लेकिन हमारे पास इतने 20 लोग 30 लोग काम कर रहे हैं, फिर भी इतना आसान मतलब इतना जल्दी इतना सॉल्यूशन बनाना पॉसिबल नहीं है। फिर भी जो हो पा रहा है लोग कर रहे हैं, ये चीज़ें हैं। क्योंकि अब टेस्ट बनाना है, सॉल्यूशन बनाना है, अपलोड करना है, टाइप करना है, प्रूफरीडिंग करना है, काम तो बहुत है। ठीक है। क्या हुआ? लॉगिन तो हो ही गया था ना पहले। अच्छा, तो हम कर क्या रहे थे? तो टेस्ट नंबर 30। चलिए जी, तो जिन लोगों को जो भी डाउट है टेस्ट 30 में बताइए। तो क्या है 6 15 21, तो 6 में क्या है कि आपको ज्वाइंट पीडीएफ दे रखा है, पूछ रहा है वाई मोर देन एक्स क्यूब। तो इसने ग्राफ बनाने में हालांकि मुझे लगा थोड़ा गलती किया है, गलती क्या है देख लेते हैं। तो तो आसान सा लग रहा है, पहले के निकाल लो और के बाद ये कर लो। तो प्रोबेबिलिटी 1 कैसे आ गया? अच्छा, सर 1/2 आ रहा है मेरा। है ना, 1 तो नहीं आएगा ना। क्योंकि 1 आने का मतलब ये पूरा डिवीजन इसके अंदर आ जाएगा तभी ऐसा होगा, लेकिन वैसा तो नहीं है। तो इनका सॉल्यूशन क्या कहता है? तो मतलब आंसर की में मिस्टेक है ना। हाँ, क्योंकि 1 तो तभी आएगा तो इसका 1 लिख दिया इसने, इंटीग्रेशन पूरा किया ही नहीं। तो इसको क्या हो गया भाई? चलो। हम्म, हम्म, देखिए तो इसमें है ना, ये मतलब मुझे लगता है आंसर की में मिस्टेक है, तो हाफ कर दूं, है ना। हाफ ही आ जाएगा, 6 नंबर पे थे ना हम लोग। 6 नंबर पे तो हाफ ही आ गया, इसने इंटीग्रेट किया भी नहीं है पूरा। मुझे लगता है गलत ही है, इसमें लिखने में भी गलती किया है। नहीं, इसने किसने सॉल्यूशन बनाया ये? पूरा तो लिखा ही नहीं है। के की वैल्यू सही है, 2 ही आती है के। हाँ सर, K2 आ रहा है। अच्छा, तो ये इसने आगे सॉल्व नहीं किया, ये मिस्टेक किया है। जैसे है ना, ये y बराबर x है और सपोर्ट था x लेस देन वाई। तो x लेस देन वाई इधर आ जाएगा, ये है x लेस देन वाई। ये वाला हमारा सपोर्ट है, यही है। देख लेते हैं एक बारी। तो अब जैसे ये है y इज इक्वल टू एक्स लेस देन वाई, यही रीजन होगा। अब
क्या करना है, प्रोबेबिलिटी वाई मोर देन एक्स क्यूब, तो वाई बराबर एक्स क्यूब अगर आप क्या होगा, चेक कर लेता हूँ कि सॉल्यूशन सही है गलत। तो एक्स क्यूब में क्या होता है जब एक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, यही है ग्राफ, बताइए। तो ये आपको, सर। तो ये क्या लगता है वाई मोर देन एक्स क्यूब किधर है, अपर हाफ या लोअर हाफ? कैसे, कोई टेस्टिंग पॉइंट लेके चेक कर लीजिए, जैसे ये तो चलो ये तो 1 1 है, जैसे यही पॉइंट है, मतलब देखना है ग्राफ इधर होगा या इधर होगा, इस रीजन का ग्राफ, बताओ भाई। तो अगर मान लो इधर होगा, तो ये पूरा सैंपल स्पेस तो आ गया इसमें, सही तो है, चेक हाँ करो। वही सर, मतलब ऊपर की तरफ, क्योंकि इधर आएगा तो जीरो हो जाएगा फिर तो। तो चेक चेक कर लो, मान लो जैसे पॉइंट ये 1 0 है, 1 0 चेक कर लेते हैं, एक्स को 1 वाई को 0, तो वाई को 0 एक्स को 1, वो 0 मोर देन 1, ये तो फॉल्स आ गया, तो फॉल्स है मतलब इस साइड है, तो वाई मोर देन एक्स क्यूब में ये पूरा रीजन आ गया, तो मतलब ये पूरा सैंपल स्पेस भी तो आ गया इसके अंदर। अब ये जो ब्लैक आपको दिख रहा है वो सैंपल स्पेस है, ब्लैक जो रीजन है वो सैंपल स्पेस है। अब वाई बराबर एक्स क्यूब, वाई मोर देन एक्स क्यूब, तो पूरा सैंपल स्पेस कवर कर लिया, तो इसका क्या मतलब है, ये जो इसका 1 तो सही आंसर है फिर तो, देखो भाई किन का डाउट था। हाँ जी अंकित बताओ, कुछ समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ? यस सर। हो क्या रहा है कि ये एक ऐसा इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है ना, वो सैंपल स्पेस से भी बड़ा इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा हो नहीं सकती है, तो है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस पे रिस्क, क्योंकि जीरो अदरवाइज इसलिए लिखा रहता है ना, जीरो एल्सवेयर, तो ये जो पार्ट है ये एल्सवेयर है, ये जो रेड मैं सेट कर रहा हूँ ये एल्सवेयर पार्ट, इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, इधर जीरो होगी, तो मेनली प्रोबेबिलिटी तो इसी ट्रायंगल में है, और ये पूरा ट्रायंगल इस इवेंट के अंदर कंटेन्ड है, वाई मोर देन एक्स क्यूब में पूरा इवेंट कंटेन्ड, मतलब पूरा सैंपल स्पेस कंटेन्ड है, तो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 है तो 1 ही हो जाएगी, सही है ये, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो है 15, 10 15, 10 में क्या है भाई, 10 जो कह रहा है आपकी एफ आर से आर एक फंक्शन है, क्या डाउट है बताओ भाई, किसका डाउट है, हर्षित? सर वो हाँ, मतलब केवल ऐसे ही कंडीशन है कि मतलब कोई भी फंक्शन ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे ले ले, जी, मतलब वो कंटिन्यूअस ही होगा। नहीं नहीं अब समझो, इसमें आपको देखो, आपको पता है ना कि ट्रू मतलब ऑलवेज ट्रू, फॉल्स मतलब एक भी काउंटर एग्जांपल मिल गया तो फॉल्स, जैसे ये क्वेश्चन है कि आपको बोल रहा है कि एफ आर से आर में एक फंक्शन है, ठीक, ओके है, तो सेटिस्फाइज एफ कॉन्टिन्यूअस है बट नॉट बी डिफरेंट, तुम्हें सोचना है कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन अगर है, बोल रहा है एफ इज कॉन्टिन्यूअस बट नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल, तो क्या कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल होना जरूरी है? नो सर। तो मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि इफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस देन इट मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, ऐसा कह रहा है ये, तो मे लिखा हुआ है ना, नीड नॉट बी, इट नीड नॉट बी, हाँ, तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जरूरी नहीं डिफरेंशिएबल हो, जैसे एफ इज नॉट, तो एफ इसको देना चाहिए ना, एफ क्या है, ऐसा है, एफ शायद यहाँ मिसिंग है, कि एफ आर से आर में एक फंक्शन है सेटिस्फाइज क्या, तो मुझे लगता है कुछ कंडीशन, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट मुझे ऐसा लग रहा है, एफ कॉन्टिन्यूअस नहीं है, एफ कहाँ है, मतलब पूरा एफ तो नहीं है ना, तो एफ, मुझे तो कुछ बोला ही नहीं ना, एफ आर से आर में एक फंक्शन है, तो कुछ भी हो सकता है, हाँ कॉन्टिन्यूअस हो भी वही सकता है नहीं सर। भी हो सकता है, एफ तो वैसे डिफरेंशिएबल, तो मतलब ऑप्शन सी वाला भी बोल सकते हैं ना, कि मतलब मान लीजिए कोई R2R है तो डिफरेंशिएबल हो, लेकिन डेरिवेटिव में नॉट भी डिफरेंशिएबल होगा। नहीं मे नॉट बी कॉन्टिन्यूअस, तो आई थिंक नहीं नहीं, डिफरेंशिएबल, वो हाँ ए ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ हाँ, मतलब सी भी वैसे तो सही हो जाएगा फिर तो। सी कह रहा है डिफरेंशिएबल है बट इट्स डेरिवेटिव मे नॉट बी कॉन्टिन्यूअस, तो कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन लो जिसका डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस ना हो, आई थिंक डिफरेंशिएबल होगा तो डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस होगा, ये रिजल्ट है शायद, कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस आता है, डिफरेंशिएबल जरूरी नहीं है लेकिन कॉन्टिन्यूअस शायद आता है, चेक करता हूँ है ना, सो
अच्छा, तो इसका काउंटर एग्जांपल मिल सकता है, इसका मतलब कोई एग्जांपल बताओ, कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन हो जिसका डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस ना हो, ऐसा कौन सा एग्जांपल है, कोई रिजल्ट है? डिफरेंशिएबल फंक्शन इस डेरिवेटिव में नॉट बी कॉन्टिन्यूअस, अच्छा। और एक्स साइन वन एक साइन वन बाई एक्स, इस तरह का कुछ, अच्छा। तो एक साइन वन बाई एक्स लेंगे, सही कह रहे हो, जैसे इस तरह का कोई फंक्शन अगर लेते हैं हम लोग, एक्स साइन वन अपॉन एक्स, तो ये डिफरेंशिएबल है। एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स ले लो, बेटर रहेगा। या एक्स साइन वन अपॉन एक्स, जब एक्स नॉन जीरो है, जीरो व्हेन एक्स एक्स जीरो। स्क्वायर भी ले हाँ, सकते हैं। अभी बताओ एक्स साइन वन अपॉन एक्स ये डिफरेंशिएबल है जीरो पे? ये हाँ है डिफरेंस, सर। ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एफ डैश जीरो यहाँ नॉट डिफाइंड मतलब आएगा ना। एक्स स्क्वायर तब लेना पड़ेगा वहां पे। चलो मान लो एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, फिर चेक करो इसका डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस होगा। हाँ अब होगा सर। तो अब डिफरेंशिएबल तो है ये, इसका डेरिवेटिव निकालो। हाँ, डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस शायद नहीं आएगा, क्योंकि डेरिवेटिव में अगर तुम एफ डैश एक्स निकालोगे तो यहाँ आ जाएगा जैसे टू एक्स साइन वन बाई एक्स, और अगला टर्म जब लिखोगे तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, तो है ना, तो यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर एज साइन एक्स काइंड कॉस, और माइनस कॉस वन बाई एक्स आएगा। ये जब एक्स नॉन जीरो है, जीरो, तो ये जीरो पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो काउंटर एग्जाम्पल मिल गया, ठीक है ना। तो मतलब सी भी, सी गलत है, सी क्या है, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा, मे नॉट बी कॉन्टिन्यूअस, ये एग्जाम्पल है, वैसे तो ये भी सही हो जाएगा। हाँ एफ इज यस। कॉन्स्टेंट। तो मतलब ये इतना पूछना चाह रहा है तुमसे कि कोई आर से आर में कोई भी एक फंक्शन है जो आर पर डिफाइंड है, तो क्या वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा? हो भी सकता है। कांस्टेंट ही होगा, जरूरी नहीं है। कॉन्टिन्यूअस है तो जरूरी नहीं डिफरेंशिएबल हो, सही है। फिर डिफरेंशिएबल है बट डेरिवेटिव मे नॉट बी कॉन्टिन्यूअस, तो ये भी ट्रू है। डिफरेंशिएबल है अगर है, तो ये क्वेश्चन पता नहीं बनाने का क्या इसने सोचा है, इसे कुछ खास इंटेंशन समझ नहीं आ रहा, पूछना क्या चाह रहा है। तो ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 10 15, 15 के बाद क्या है, 15 16 ना। 15 में क्या पूछना चाह रहा है, स्कूल क्लास ऑफ 120 स्टूडेंट इज ड्रिवन इन 3 बसेस टू सिम्फोनिक परफॉर्मेंस, देयर आर 36 स्टूडेंट इन वन ऑफ द बसेस, 14 अदर, 44 इन थर्ड, टोटल, ठीक है ना। तो व्हेन द बस अराइव, वन ऑफ द 120 स्टूडेंट ऑन द बस ऑफ द, क्या बोल रहा है, वन ऑफ द 120 स्टूडेंट ऑन द बस ऑफ दैट रैंडमली चूजन स्टूडेंट। क्या कहना चाह रहा है ये? तो ठीक है, तो x क्या है यहाँ, तो x तो डिफाइन ही नहीं किया, x क्या है, व्हाट इज x?
रैंडमली चूज एन स्टूडेंट, है ना। तो एक्स बोल रहा है कि एक्स तो लिखना चाहिए था, एक्स क्या है यहाँ पे, तो एक्स मुझे लग रहा है कि एक्स इज वन ऑफ द 120 स्टूडेंट ऑन द बस ऑफ द रैंडमली चूजन स्टूडेंट, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक से बनाया नहीं है टेस्ट, जिसने बनाया है ना, कुछ भी पूछ रहा है ना। पहले तो एक्स को डिफाइन करना चाहिए कि एक्स क्या है, कि when the bus arrive one of the 120 student on the bus of that randomly chosen student, x is one of the 120 student, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है कि तीन कैटेगरी है एक्चुअली, है ना, 40 वाली, 44 वाली, 36 वाली। तो x बिलोंग्स टू वन ऑफ द कैटेगरी, ऐसा बोलना चाह रहा है, ठीक है ना। मतलब तीन कैटेगरी है, तीन तरह के ABC बस मान लो, तीन बस है, 36, 40 एंड 44 वाली। तो x जो है ना, स्टूडेंट फ्रॉम वन ऑफ द कैटेगरी, ऐसा है। तो उस तरह से कुछ बनाना चाह रहा है ये, कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है ये क्या किया है, थोड़े क्वेश्चन को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि जैसे एक्स यहाँ है और एक्स है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द बस, है ना, करस्पॉन्डिंग बस, जैसे 36, 40 और 44। और प्रोबेबिलिटी क्या ले रहा है ये, 120 टोटल, मुझे लगता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लिया है ना। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लिया है, तो यहाँ 36/120, 40/120, 44/120, ठीक है। तो एक्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा क्वेश्चन में। लेट एक्स बी वन ऑफ द 120 स्टूडेंट, है ना। ठीक है ना। तो यहाँ होगा एक्स विद द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द बस इन विच रैंडमली चूज एन स्टूडेंट बिलोंग, ठीक है ना। इस तरह से हो जाएगा। अब आगे कर पाओगे इसके बेसिस पे। तो यहाँ एक्स को डिफाइन नहीं किया, यहाँ से लिखना चाहिए कि एक्स विद द नंबर ऑफ
स्टूडेंट्स इन द बस इन विच अ रैंडमली चूजन स्टूडेंट बिलोंग। कोई रैंडमली चूज करें, किसी एक बस से आ सकता है, तो एक्स उस बस में कितने लोग हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप का बोलना चाह रहा है। तो आगे करके देखो अब, ऐसा कुछ है। ई एक्स क्या आएगा, तो इसके हिसाब से तो ए भी सही हो जाएगा। अच्छा फॉल्स ही पूछा है, तो ए तो ट्रू हो जाएगा, है ना, पहला ऑप्शन के हिसाब से। तो हमें फॉल्स स्टेटमेंट चुनना यस सर, मीन ये नहीं आ रहा, है ना, इसके डिफरेंस हो हिसाब, रहा हाँ तो इसके हिसाब से हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा क्वेश्चन को उसने। है। ओके। 16 जो है कि पीस ऑफ इक्विपमेंट ब्रेक्स डाउन आफ्टर अ फंक्शनल लाइफ टाइम दैट इज अ रैंडम वेरिएबल। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि टी जो है एक्सपोनेंशियल 1/5 है, तो ये लाइफ टाइम डिपेंड, लाइफ टाइम है किसी इक्विपमेंट पर। एन इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज्ड ऑन द इक्विपमेंट पेज और डॉलर अमाउंट इक्वल टू, हाँ अच्छा, 1000 माइनस 200 टी if the equipment breaks down at time t between 0 and 5 and pays nothing if the equipment break down after t is equal to 5. So what is the expected payment of the insurance policy? ठीक है देखो, तो ये डिफाइन किया ना कि टी लाइफ टाइम है और इंश्योरेंस पॉलिसी मान लो एक्स रुपीज पे कर रहे एग्जाम्पल के लिए। तो मुझे लग रहा है ये कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि कैपिटल टी के टर्म में ही होगा, 1000 माइनस 200 टी, यही ना। सो 1000 माइनस 200 टी, एंड कब मैं कैपिटल में लिख देता हूं, जब टी की वैल्यू 0 से 5 में है, यही ना, टी 0 से 5 में है, एंड 0 है इक्विपमेंट ब्रेक डाउन आफ्टर टाइम 5, तो मतलब टी जब है मोर देन इक्वल टू 5, मोर देन 5, 5 के बाद अगर हाँ वो होता है तो ये है, उसने स्मॉल टी में लिखा, मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ। सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड पेमेंट ऑफ, तो आसान है ये। जैसे इस तरह क्वेश्चन में क्या है, तुम्हें ई एक्स निकालना है, तो कैसे करते थे हम लोग, ये दिस इज समथिंग लाइक जी ऑफ टी। तो मुझे बताओ एक्सपेक्टेशन ऑफ जी टी का फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन जी टी GT इंटू पी डी into एफ ऑफ टी। अब बस ब्रेक कर दो, टी का ऐसे सपोर्ट 0 से इन्फिनिटी है, लेकिन तुम्हें कंडीशन के हिसाब से ब्रेक करना है अब। तो जब इसको क्या करोगे, 0 से 5 में अलग और 5 से इन्फिनिटी में अलग। तो 5 से इन्फिनिटी में x जो है, जो तुम्हारा जी टी जिसको बोल रहा हूँ वही x है, तो ये तो ये 0 ही हो जाएगा, तो 0 इंटू पी डी एफ, तो 0 ही हो जाना एट द एंड, है ना, जरूरत है नहीं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी टी क्या है तुम्हारा 1000 माइनस 200 टी और इंटू एक्सपोनेंशियल का पीडीएफ, तो रेट अगर 1/5 है तो पीडीएफ हो जाएगा 1/5 ई की पावर माइनस t/5 dt। बताओ कर पाओगे, आगे करो इंटीग्रेट, क्या हाँ होगा। हो जाएगा। हाँ ये 0 हो गया सेकेंड टर्म, तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये फंक्शन ऑफ टी हो गया मतलब। सो आउट 21 क्या कह रहा है, ये तो वो है ना, क्या सर बोलते, इसमें बस ये पूछना है कि जैसे जो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होती है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, ये सब आपस में डिपेंडेंट होते हैं। तो जैसे एक्सन हमने लिया, मतलब और x1 अपॉन एक्सन लिया, ये आपस में इंडिपेंडेंट हो गए। तो सर ऐसे ही बाकी ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के लिए भी सेम होगा ये, जैसे हमने x2 अपॉन नहीं x3 ले लिया नहीं, अगर। ये इंडिपेंडेंट इसीलिए है कि nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इस डिस्ट्रीब्यूशन का सफिशिएंट एस्टिमेटर है, कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर है। और ये जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, ये एंसिलरी एस्टिमेटर है, एंसिलरी स्टैटिस्टिक। एंसिलरी क्या होता है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर से फ्री हो जाए, ऐसा एस्टिमेटर जिसका डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर से फ्री हो जाए उसको बोलते हैं एंसिलरी। तो ये बसूस थ्योरम का डायरेक्ट स्टेटमेंट है कि कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंसिलरी एस्टिमेटर, एंसिलरी स्टैटिस्टिक। तो इसे डायरेक्टली उससे आ जाता है, ये कंप्लीट सफिशिएंट एंसिलरी है, दोनों इंडिपेंडेंट है ड्यू टू बसूस थ्योरम। एक थ्योरम होता है बसूस थ्योरम, तो उससे ये इंडिपेंडेंट होता है, उसकी वजह से। तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम्हें थ्योरम बस याद रखना है। तो ये कंप्लीट सफिशिएंट एंसिलरी क्यों है, क्योंकि एक्स आई अपॉन थीटा यूनिफॉर्म 0 1 हो जाएगा। तो अगर मैं थीटा से डिवाइड कर दूँ दोनों को तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा वो।
तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन थीटा से फ्री हो जाएगा, तो ये एनसीएलडी है। और ऐसे भी ये स्केल फैमिली में ये हमेशा एनसीएलडी डिस्ट्रीब्यूटर होता है, लोकेशन फैमिली में इसका डिफरेंस। ओके सर। सर तो इस वाले क्वेश्चन में जैसे कोवेरिएंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कॉमा एक्सन बाई में x1 अगर पूछता तो भी वो 0 ही होता ना? नहीं, वो जरूरी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट थोड़ी है ये। nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट सफिशिएंट इसलिए ऐसा हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट सफिशिएंट नहीं है, तो वैसा नहीं होगा, तो आगे कुछ नहीं कह पाएंगे। यहाँ हम कह पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट थ्योरम। अच्छा, वो कंप्लीट एंड सफिशिएंट भी जरूरी है। हाँ, कंप्लीट सफिशिएंट होना चाहिए, एंसिलरी होना चाहिए, तब गारंटी दे पाएंगे, नहीं तो प्रॉपर यूजुअल वे में करो, जैसे नॉर्मली आप करते हो कि जॉइंट निकालो, है ना, कोवेरिएंस निकालने के लिए, तो यूजुअल वे में करके देखो, जीरो आएगा नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं है, इसकी गारंटी है क्योंकि थ्योरम है ये। क्या डाउट है भाई इसमें, किसका डाउट है कि ए एन है बी एन प्लस वन अपॉन बी एन, जहाँ बी वन बी टू दे रखा है, और बी एन प्लस टू, तो कोई बात नहीं, इसको डिवाइड कर दो। क्या दिक्कत है, सोल्यूशन वोल्यूशन पढ़ते हो कि नहीं, है तो ये सोल्यूशन यहाँ पे। बताओ भाई इसका डाउट है, क्या डाउट है, ये सोल्यूशन से कन्विंस नहीं हो? ट्राई करके आओ तो समझ आए क्या दिक्कत है, सॉल्व तो कर ही रखा है इसने। इसने सिंपल इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो बी एन से, है ना, जैसे उसने किया है, किससे डिवाइड किया है, बी एन प्लस वन से डिवाइड किया है, बी एन प्लस वन से डिवाइड कर दिया है, एंड देन हो गया काम। मतलब मेन ये कि सॉल्यूशन वो तुमसे सॉल्व नहीं हुआ, तो एक सॉल्यूशन देख लो, अगर ये समझ आ गया ठीक है, नहीं समझ आया तो बताओ क्या समझ नहीं आया, ये चीज़ है। मैं क्या ही करना, डिवाइड करना है, मतलब इजी क्वेश्चन, मैं ये कह रहा हूँ कुछ खास तो है नहीं, बस एक सिंपल अप्रोच ये है कि मुझे इससे कहीं ना कहीं ए एन बनाना है। ए एन बनेगा कैसे, जब मैं बी एन प्लस वन के नीचे बी एन ले आऊँ, ये एक ऐसा करूँ बीच का टर्म, जैसे यहाँ तीन टर्म है, बी एन प्लस वन, बी एन प्लस टू, तो इसको डिवाइड कर दो। तो दिक्कत क्या, मैं कह रहा हूँ अगर मैं सॉल्यूशन लिखूँ, मैं यही लिखूंगा इसमें, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ डाउट क्या है, किसका डाउट है, ये क्या पूछना है भाई इसमें, ये बताओ। एक सॉल्यूशन लिखा हुआ ही है, मैं लिखूंगा यही सॉल्यूशन लिखूंगा, ये है। अगर ये सॉल्यूशन में कुछ टर्म समझ नहीं आ रहा तो वो पूछो कि कहाँ क्या कैसे हुआ, फिर वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। वैसे ऐसे क्वेश्चन लिख देने से डाउट थोड़ी होगा, अब 4 बार थोड़ी सॉल्व करूंगा मैं। इसमें क्या है, ये क्लास 12th में इस तरह कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी कॉन्सेप्ट नहीं था। अल्फा इज 2 पाई आयोटा अपॉन 5 एंड मैट्रिक्स दिस, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो क्या करना है भाई, इसमें निकाल लो इजीली, तुम्हें समझना, उसमें सॉल्यूशन में समझ क्या नहीं आता, इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू। सर एगन वैल्यूज कैसे आए ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ, सर एम के एगन वैल्यूज कैसे आए वो समझ में नहीं आ रहा। ये मतलब बताओ एम वो को, एम को ध्यान से देख के बताओ मुझे कि ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पता है तुम्हें कि अपर ट्रायंगुलर में डायगोनल, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स, इन तीनों का डायगोनल एंट्रीज ही आइगन वैल्यू होती है। तो इसके जो डायगोनल एंट्रीज है क्या है, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यू, अल्फा 4, यही तो यहाँ लिखा है, मतलब रिजल्ट है। वही बोल रहा हूँ, यहाँ समझ नहीं आ रहा वो पूछो क्या समझ नहीं आ रहा, सॉल्यूशन लिखा हुआ ही है ये, लेकिन समझना है तुम्हें। तो चूंकि ये ओके अपर सर। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसके जो डायगोनल एंट्रीज होंगे वही आइगन वैल्यूज हैं, तो वो हो गया। अब एम का आ गया, उसका स्क्वायर कर लो, और ये कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी है किसका, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी आई थिंक, है ना, कॉम्प्लेक्स का, मतलब एक्स की पावर 5 इज इक्वल, यहाँ अल्फा की पावर 5 निकालोगे बनाएगा, है ना, करके देखो, अल्फा की पावर 5 करोगे बना जाएगा। सो अल्फा की पावर 5 1 है, उन्होंने वही रिजल्ट यूज़ किए होंगे। अब बाकी एम का आइगन वैल्यू पता है, तो एम स्क्वायर का सबका स्क्वायर कर दो इस तरह से। एंड नेक्स्ट जो है, नहीं भाई हर्षित, मुझे लग रहा है तुम सॉल्व करके आए नहीं हो, तुम देख देख ऐसे ही पूछ रहे हो। नहीं सर, इसमें बस तो पूछना था कि जैसे मॉड मतलब ले रहे हैं तो मतलब एक्स छोटा भी हो सकता है, उस केस में ले रहे हैं क्या? हम एक्स वाई तो रैंडम है, तो हमें क्या पता कहाँ पे है, तो डिफरेंस जब भी हम बोलते हैं तो हम पॉजिटिव डिफरेंस की बात करते हैं। जैसे बोल रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन टू नंबर एक्स एंड वाई, तो क्या लिखोगे, एक्स माइनस वाई या वाई माइनस एक्स,
कुछ भी नहीं होगा दोनों में से, मॉड x माइनस वाई होगा। जब हम ऐसा बोलते हैं कि टू नंबर्स का डिफरेंस कितना है, तो पॉजिटिव डिफरेंस की जनरली हम बात करते हैं, है ना। अगर ऐसा पूछेगा एक्स माइनस वाई अलग चीज़ है, लेकिन ये तो डिफरेंस की बहुत ही, चांस ऑफ द टू नंबर्स डिफर बाई मोर देन 1/2। तो यहाँ तुम्हें कैसे पता कौन ज़्यादा कौन कम है, इसलिए मॉड लिया गया होगा। क्या लिया है? इसीलिए, क्योंकि हमें नहीं ठीक है पता ना सर, कौन बड़ा है बस कौन छोटा ठीक है, तो इसीलिए। देखो तो खुद से सॉल्व करके आओगे तो इजी रहेगा, ऐसे देख क्वेश्चन पढ़ोगे फिर नहीं सॉल्यूशन मैं देखोगे, ये चीज़ें हैं। सर मैंने केवल एक पार्ट लिया था, उसीलिए मेरा गलती हो। तो समझना है, क्योंकि जब भी डिफरेंस की बात करेगा तो हमें पता ना कौन लार्जर कौन स्मॉलर, कैसे डिफरेंस लेंगे, तो पॉजिटिव डिफरेंस लेंगे। क्योंकि तुम एक्स माइनस वाई लोगे, कोई वाई माइनस एक्स लेगा, तो फिर वो कुछ वो नहीं आया ना, तो यहाँ मॉड लेना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हो पॉजिटिव डिफरेंस की बात कर रहा हो। नाइन हो गया ना। 9 के बाद 32 में क्या है? 32 अच्छा, तो इसने कोई वो लिख दिया है ना, n1+1 n1+2 n2 तक, मतलब ये डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है एक्चुअली। तो ये तो थ्योरम्स हैं इसके डिस्क्रीट यूनिफॉर्म के डायरेक्ट, है ना, किसी बुक में तुम्हें मिल जाएगा, वीके रोहतगी है या गुप्ता कपूर है, इन सब बुक में डायरेक्ट थ्योरम, मतलब जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उसके तो अप्रोच तुम्हें क्लियर होने चाहिए। तो ये डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, n1+1 n1+2 n2 तक, है ना। मतलब n1 को अगर तुम कोई फिक्स कर, मान लो थीटा होता है एग्जाम्पल के लिए, तो ऐसा है θ+1 θ+2 एंड सो ऑन सम नंबर कैपिटल n2 तक। तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या बोल रहा हूँ, द बेसिस ऑफ एबव जॉइंट पीडीएफ, ये जॉइंट पीडीएफ कहाँ है, तो सिंगल पीडीएफ दिख रहा है मुझे तो, है ना, एक्स का। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक, जहाँ पे देखो x1 लिखा है, यहाँ मिनिमम लिखना भूल गया है, xn में मैक्सिमम लिखना भूल गया है। तो इसमें क्या डाउट है भाई, बताओ। जो सिंपल जैसा नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है, वैसे ही तो है, दो पैरामीटर वाला डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर तुम्हें पता हो, मतलब ये तो प्रूव करना, मैं मान लो जैसे यूनिफॉर्म ए बी है उस तरह से, तो सफिशिएंट के लिए तो सिंपली तुम लाइक्लीहुड फंक्शन निकाल लो, उससे आ जाएगा। मतलब ये बोल रहा हूँ, ये सिंपल थ्योरम है, ये मतलब प्रूफ लिख सकते हैं हम लोग, या प्रूफ बुक में ही मिल जाएगा। तो ये सिंपल जो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है टू पैरामीटर का, उसके लिए रिजल्ट को इसने थ्योरम बना दिया है। ऐसे ही कॉन्टिन्यूस में भी होता है, जो स्टैंडर्ड मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं ना, उसका तो हम देख सकते हो, प्रूफ बुक में मिल जाएगा। तो सिंपल एक थ्योरम है ये, स्टेटमेंट है डिस्क्रीट यूनिफॉर्म के लिए। सर ये वाला कॉम्प्लीट है कि नहीं, ये कैसे मतलब कोई प्रूफ करना कर पाएगी, यही डाउट हो रहा हाँ, था। डेफिनेशन से करना पड़ेगा। ऐसे तो चूंकि ये सफिशिएंट है और टू डायमेंशनल है ना, मतलब वही प्रूफ देखना पड़ेगा, थ्योरम है ना, जैसे वी हैव टू सी प्रूफ्स। प्रूफ कैसे देखेंगे? डेफिनेशन से, जो डेफिनेशन हमारा है वो लगाना पड़ेगा। कंप्लीट का डेफिनेशन पता है ना, लगाओ। कंप्लीट एस्टिमेटर का जो डेफिनेशन है वो लगाना है, तो हो जाएगा। हम्म तो दिस जॉइंट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स
बोलो भाई, तो ये थ्योरम है, प्रूफ देखो बुक में मिल जाएगा। तो ये कंप्लीट सफिशिएंट, ये क्या लिखा है, एंड लिखने का क्या मतलब है, इज लिखना है ना। एनी फंक्शन ऑफ दिस इज जॉइंटली कंप्लीट है, जॉइंटली कंप्लीट फॉर n1 n2। एनी फंक्शन तो नहीं बनेगा, फॉर नोन n2 x1 इज कंप्लीट, ये बोल सकते हैं n2 अगर नोन है तो फिक्स हो जाएगा। तो n2 अगर नोन हो गया तो n1 क्या आ जाएगा, x1 माइनस वन, तो x1 मिल जाएगा नोन n2। तो n2 के लिए n1 में क्या आता है, n1 x1 माइनस वन। लिखना पड़ेगा नहीं, तो एक्साइज इज मोर देन n1 प्लस वन, तो मिनिमम ऑफ ईच एक्साइज। तो डी तो सही हो सकता है, सी क्यों सही है, एनी फंक्शन ऐसा तो कोई इनवेरियंस प्रॉपर्टी होता नहीं है कंप्लीट में। हम्म, ठीक है ना, ये सी गलत है, डी सही हो सकता है, इसमें सी गलत है। जैसे भीके रोहतगी की बुक है, उसमें देखो स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन 2 पैरामीटर का, वहां तुम्हें प्रूफ मिलेगा इसका। ये गुप्ता कपूर में भी है, देखो इसका प्रूफ वहां पे। या और अगर वो नहीं मिलता है तो लेहमान एंड कैसेला की बुक आती है, बुक का नाम है पॉइंट एस्टिमेशन, एस्टिमेशन ऐसा कुछ, थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन, उसमें मिलेगा। जैसे वहां लिख रहा है डी ऑप्शन में, फॉर नोन n2 x1 इज सफिशिएंट फॉर n1, तो ए बी सी करेक्ट कर दिया, लेकिन जबकि ए बी डी होगा, यहाँ पे सी गलत है, ठीक है ना। हम्म नेक्स्ट बताओ, इसका प्रूफ देखना पड़ेगा, थ्योरम है, सिंपल है ना। तुम फैक्टराइजेशन थ्योरम लगाओ, उससे कम वो मतलब सफिशिएंट आ जाएगा। कंप्लीट कर डेफिनेशन से प्रूव करना पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हें देखना पड़ेगा या याद रखना पड़ेगा। जो स्टैंडर्ड है यूनिफॉर्म जीरो थीटा है, उसमें क्या होता है कि जो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स वो कंप्लीट सफिशिएंट है, कैसे आता है, तो सफिशिएंसी तो आ जाती है फैक्टराइजेशन थ्योरम से, कंप्लीटनेस कैसे आता है, डेफिनेशन से। क्योंकि वो थ्योरम है इसलिए याद है, तो इसके लिए भी थ्योरम है, तो याद रख सकते हो। थ्योरम याद नहीं होगा तो प्रूव करना पड़ेगा एग्जाम में, प्रूफ इतना आसान नहीं होता कई बार ना। तो इसमें ए बी डी करेक्ट होगा, सी गलत है। ओके सर। 33 34 डाउट है तुम्हारा, इसमें क्या डाउट है भाई, नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एफ दैट सेटिस्फाई। ओ तो 0 से 1 का एरिया एक्स एफ एक्स, क्या करोगे, एक साइड ले आओगे दोनों के ना। फिर क्या किया उसने, एक साइड ले आया, 1/3 वहां रखा, अच्छा फिर एक्स कहाँ चला गया, अच्छा इसने क्या किया है कि 1/3 को अगर लिख दें हम, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये 1/3 जो है इस तरह से कुछ, नहीं तो गलत है, सॉल्यूशन भी गलत है, क्वेश्चन भी थोड़ा गलत लगेगा, सॉल्यूशन में भी कुछ भी कर रखा है, ऐसे जरूरी थोड़ी यूनिक वैल्यू वैसा मिलेगा। एक क्वेश्चन ना गलती है, नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन 0 1 2 आर दैट सेटिस्फाई दिस।
तो दो फंक्शन, किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन जीरो है, इसका मतलब थोड़ी जीरो होगा, वो कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है ना। तो ओनली वन फंक्शन तो नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना। जैसे यहाँ से भी अगर मान लो सही है, किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन जीरो है, अच्छा डिफरेंशिएशन जीरो ना, इंटीग्रेशन जीरो हो रहा है, नॉन नेगेटिव है, अच्छा ये सॉरी नॉन नेगेटिव है ना, नॉन नेगेटिव है तो हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा है ये एक्चुअली जिसने पेपर बनाए हैं उसने क्या करने की कोशिश कर रहा है इसमें कि 0 से 1 एक्स एफ एक्स डी एक्स, एक तो सॉल्यूशन में कहीं एक्स एफ एक्स दिख नहीं रहा है, दूसरे लाइन से कहाँ चला गया, ठीक है एक मिनट देखते हैं। तो यहाँ पे ये 1/3 को मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, है ना, 0 से 1, और आगे प्लस है 1/4 इंटीग्रेशन एफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, यही ना। तो इससे क्या हो जाएगा, अगर मैं सबको एक साइड ले आऊँ, चलो इसी साइड ले आता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस fx/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स एफ एक्स। देखो ये इंटेंशन है बनाने का पेपर, मतलब क्वेश्चन डी एक्स 0 से 1, ठीक है ना। अब इसको क्या लिख सकते हो तुम, तो इसको x माइनस fx/2 का होल स्क्वायर, वो टाइपिंग एरर है ना, 0 से 1 ऐसा लिख सकते हैं। देखो a² प्लस b² माइनस 2ab, सही है। अब बस यहाँ पे ये नॉन नेगेटिव फंक्शन है एक्चुअली, ठीक है ना। तो कहना का चाह रहा है एक फंक्शन है 0 से 1 में नॉन नेगेटिव जिसका एरिया 0 है, यही मतलब है ना कि 0 से 1 में नॉन नेगेटिव फंक्शन को इंटीग्रेट किया और एरिया 0 आया। तो कोई नॉन नेगेटिव फंक्शन है जिसको 0 से 1 में इंटीग्रेट किया 0 आ गया, तो नॉन नेगेटिव है, और 0 तो पॉजिटिव ही आना चाहिए था। तो ये ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब x माइनस fx/2 जो है ना, मतलब डिफरेंशिएशन अगर f का 0 है तो f कांस्टेंट हो सकता है, यहाँ इंटीग्रेशन है ना, तो ये इसको 0 होना पड़ेगा तभी ऐसा हो सकता है। अगर कोई भी नॉन नेगेटिव फंक्शन लोगे तो एरिया पॉजिटिव नंबर आ जाएगी। तो ये कह रहा है एरिया ना, आपको याद है ना, एफ एक्स डी एक्स ए टू बी रिप्रेजेंट्स एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम x बराबर a टू b। तो ये नॉन नेगेटिव फंक्शन है, तो इसके अंडर का एरिया 0 कब आ सकता है, जब ये एक्स एक्सिस है तो 0 के इक्वल है, मतलब एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो 0 है, और 0 है तो यहाँ से आ गया एफ एक्स बराबर 2x। तो कह तो सही रहा है, देख लो एक बारी, हाँ सर ठीक है, समझ आ गया। है ना। तो सॉल्यूशन लिखने में गलती किया है, सॉल्यूशन में ना टाइपोज बहुत है, जैसे इसने लिखने में यहाँ सॉल्यूशन गलत लिखा है, एक्स कहाँ गया पता नहीं चला, इसका एक्स एफ एक्स कहाँ गया, एक्स को खा गया सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 33 के बाद। तो 34 ऑप्शन डी सर सिर्फ एक्सप्लेन कर दीजिए, बाकी समझ आ गया। एक्स एन बाउंडेड अगर वाई एन बाउंडेड है, तो वाई एन अगर बाउंडेड होगा तो एक्स एन भी बाउंडेड होगा, जैसा क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालो, एक्स एन इक्वल टू वाई एन बाई 1 ये माइनस वाई मुझे एन आ गिवन है रहा है। वाई एन बाउंडेड है ना, तो कह रहा है एक्स एन भी बाउंडेड होगा, अज्यूम कर रहा है वही कि सर वाई n बाउंडेड लेंगे है। तो हाँ n जैसे लेंगे n/1 प्लस n, तो yn तो बाउंडेड होगा लेकिन xn बाउंडेड नहीं होगा। ठीक है वही करो।
तो जैसे अगर वाई एन ले लेते हो तुम 1/1 प्लस n/n+1, हाँ n/1 हाँ प्लस n एग्जैक्टली। तो n/1 प्लस n की लिमिट 1 होगी, है ना, तो ये बाउंडेड फंक्शन है n/n+1। तो उस केस में एक्स ना n के इक्वल आ जाएगा, जो कि बाउंडेड नहीं है, इसलिए फॉल्स है। समझ आया जी? वाई एन मतलब एक्स एन अगर एन लेते हैं, हालांकि एक्स एन लेना इसने कहा इफ वाई एन इज बाउंडेड, तो वाई एन अगर बाउंडेड है तो वाई एन तुम ले लो, वाई एन के प्लेस पे रखो n/n+1 वाई एन के प्लेस पे, तो एक्स एन आएगा n के इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके देखो, तो एक्स एन n हाँ है, सर ठीक है। तो इसका मतलब है बाउंडेड तो नहीं है सर जी। सर ऑप्शन सी में एक्सन को -1 पावर n ले सकते हैं? पढ़ो ढंग से, पॉजिटिव पॉजिटिव रियल नंबर का सीक्वेंस है। ओके ओके। तो 36 क्या डाउट इसमें भाई? थ्योरम्स हैं ये, थ्योरम्स को स्टेटमेंट बनाया, बताओ। फिर ऑप्शन बी समझ में नहीं आ रहा। देयर इज ए कॉन्टिन्यूअस ऑन टू फंक्शन फ्रॉम दिस टू दिस। देखो ऑन टू फंक्शन क्या होता है, रेंज कोडोमेन इक्वल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या करता है, क्लोज सेट को क्लोज सेट पे ले जाता है। क्लोज्ड एंड बाउंडेड फंक्शन का कॉन्टिन्यूअस इमेज हमेशा क्लोज्ड एंड बाउंडेड होता है, ठीक है। ये ना लिखने में गलती किया है एक्चुअली ना, देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस 1/1 फंक्शन फ्रॉम दिस टू दिस, तो 1/1 तो मिल जाएगा ना, कॉन्टिन्यूअस 1/1 मिल जाएगा, जैसे एफ एक्स बराबर एक्स। सी ऑप्शन इसलिए ट्रू है एफ एक्स बराबर एक्स की वजह से, एक्स ले लो, एफ एक्स बराबर एक्स, सी ऑप्शन ट्रू है उसकी वजह से। अब होगा क्या, ऑन टू हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑन टू में होता क्या है, ये 0/1 ओपन है, ये 0/1 क्लोज को कैसे मैप करेगा, तो ओपन सेट का कॉन्टिन्यूअस इमेज क्लोज सेट कैसे हो सकता है, हो सकता है ए और सी दोनों सही है, एफ एक्स बराबर, अच्छा उसने वही ले रखा है, एफ एक्स बराबर एक्स की वजह से ए और सी सही है। बी क्यों गलत है, क्योंकि हमें कोई ऑन टू फंक्शन मिलेगा ही नहीं, देर इज कहना ऐसा कोई ऑन टू फंक्शन है ही नहीं जो 0/1 ओपन को 0/1 क्लोज पे मैप कर दे। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो ये ओपन सेट है ना, तो ओपन सेट का इमेज क्लोज्ड 0/1 कभी आ सकता है, बताओ ऐसा कोई फंक्शन जो 0/1 को कैपिटल 0/1 में मैप कर दे, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि जब x टेंस टू 0 होगा ना, तो x 0 तो है ही नहीं, यहाँ पे इंक्लूडेड ही नहीं है, तो वहां 0 को कैसे इंक्लूड करोगे, x-½ टाइप का फंक्शन लेके देखो, लेकिन वो मैप तो करेगा ना, x-½ इंक्लूड नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो ये तो कोई सा एग्जाम्पल देयर एग्जिस्ट बोल रहा है ना, तो देयर एग्जिस्ट में ट्रू तब होगा जब कोई तुम्हारे पास एग्जाम्पल होगा, कोई एग्जाम्पल है ही नहीं जो उसको ट्रू कर दे। तो ये सब थ्योरम का स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं ये। बाकी पूछो, और कुछ पूछना है इसमें तो। क्या पूछना 53 में बताओ। यूनिफॉर्म 0 थीटा है और थीटा फ्रैक्शनल पार्ट है, पीडीएफ ये है, तो बताओ वेरिएंस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो गलती यहाँ ये हुआ है, अच्छा यूनिफॉर्म 0 थीटा है, तो यूनिफॉर्म 0 कुछ भी होगा, फ्रैक्शनल पार्ट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, ये तो थ्योरम है ना, फ्रैक्शनल पार्ट यूनिफॉर्म थ्योरम है यहाँ 0 to 1। पे। हाँ ये तो थ्योरम ही है कि एक्स यूनिफॉर्म कुछ भी हो जाए, 0 से 10 हो जाए, तब भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स यूनिफॉर्म 0/1 ही होगा, थ्योरम है ये। तो यूनिफॉर्म 0/1 का वेरिएंस कितना होता है, b-a/होल स्क्वायर/12, तो 1/12 हो गया। हाँ सर ठीक है। एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल, ये बहुत लेंदी कैलकुलेशन होगा इसका, इसने कर रखा है ना, इसने लिखा तो है लेकिन इतना आसान नहीं होगा मुझे लगता है। क्या लिखा है, ZF ZF W
ये बहुत लेंथी इंटीग्रेशन है इसका, ये पहले भी क्वेश्चन आया है, ये इतना आसान सा नहीं है। कोई डायरेक्ट थ्योरम हो तो इजी हो जाएगा, बट थ्योरम देखना पड़ेगा, है ना, नहीं तो पूरा कैलकुलेशन है। क्या होता है, कैसे निकालते हैं मैक्सिमम का, मतलब तुम्हें इंटीग्रेट करना है इनडायरेक्टली। क्या है ये, जी एक्स वाई है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स वाई क्या होता है ना, जैसे तो ये इंटीग्रेशन तुम्हें करना पड़ेगा। और नहीं अगर वो एग्जाम में लगे नहीं होगा तो छोड़ दो, टाइम वेस्ट मत करो, है ना, आगे बढ़ो। क्योंकि ये इस तरह से है, या कोई डायरेक्ट रिजल्ट होगा जो कि मुझे भी पता नहीं है, तो उससे इजीली आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा। बाकी इस पे इंटीग्रेट करना है तुम्हें, तरीका तो मुझे यही समझ आ रहा है। कोई थ्योरम उड़म होगा, थ्योरम कैसे लगेगा इसमें, दो ही है मैक्सिमम, तो सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स टाइप का है ना, तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक है, तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक है ये, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, वो भी मॉड लगा दिया है नॉर्मल का। ऐसे डायरेक्ट थ्योरम तो याद आ नहीं रहा मुझे कि थ्योरम से हो जाए। दूसरा मैक्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, तो उससे देख लो अगर उससे कुछ होता है तो, बट उससे भी कैलकुलेशन है क्योंकि ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, तो इसमें कैलकुलेशन है। इसको तुम लिख सकते हो हाफ मॉड एक्स प्लस मॉड वाई माइनस मॉड, ये होता है ये फॉर्मूला, प्लस मैक्स में प्लस होता है, मीन में माइनस होता है, तो ये फॉर्मूला है, ये लगा के देख लो एक्सपेक्टेशन। फिर भी तुम्हें ये निकालने के लिए फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा यही वाला, बट ये लेंदी कैलकुलेशन है, तो ये तुम्हें कर सकते हो, उसने अपने तरीके से किया है जिसने सॉल्यूशन लिखे हैं, पर तुम अपने तरीके से ट्राई करो, समहाउ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है जी। ओके सर। हम्म, हाँ जी भाई 45 वाला बताओ, इसमें क्या डाउट है। सर इसमें सर बाइनोमियल को फॉलो कर रहा है, तो x इक्वल टू 1 पे 1 माइनस ई के पावर माइनस लेमडा है, तो बाइनोमियल वहां कहाँ से फॉलो कर रहा मतलब है, कौन बाइनोमियल फॉलो कर रहा है, सॉरी बर्नौली, बर्नौली, हाँ ठीक है। बर्नौली पी, पी की जगह है 1 - e⁻⁻ हाँ, तो वहां से जैसे कि 5/3 आ जाएगा, मतलब ln 5/3 वो 0.51 आ रहा है अच्छा यहाँ अच्छा, पे हो तो। सकता है इसने गलत किया हो, यहाँ 2/5 कैसे आ गया इसका, ओह मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर ऑफ लैम्बडा, लैम्बडा ही चाहिए ना, हाँ ये सर। तो ln 5/2, एक तो बर्नौली ये क्यों लिखा, उसने लिखा गलत है ना, तो ये जो है बर्नौली पी क्या होता है, पी होता है जो 1 पे प्रोबेबिलिटी है, तो इस क्वेश्चन में जो ये क्वेश्चन लिखा है एक्स है बर्नौली 1 - e⁻⁻ लैम्बडा, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व सैंपल साइज 5 का है, तो इसमें क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार, मतलब एक्स बार इज इक्वल टू, मीन है ना, हाँ, जैसे ई एक्स जो होगा, तो ई एक्स तो यहाँ 1 - e⁻⁻ आएगा, और ये एक्स बार के इक्वल होगा, एक्स बार कितना होगा 2/5 ना, 2/5 तो e⁻⁻ 3/5, तो यहाँ से लैम्बडा कितना आ जाएगा, ln 5/3 0.51 है। ln 5/3, क्योंकि माइनस लैम्बडा है ना, log 3/5 माइनस हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ln 5/3 है ना, log कैलकुलेटर में ln लिखना है, कितना आ रहा तुम्हारा 51 0.51, ओके, तो ये ठीक करना पड़ेगा। हम्म, ठीक है,
तो ये मॉक टेस्ट नंबर 30 था। कल जो है मॉक टेस्ट 40 का डिस्कशन होगा, ठीक है ना। तो कल मॉक टेस्ट नंबर 40, एक बच्चा बोल रहा था इसमें ना सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट नहीं है, तो ये मॉक टेस्ट 40 का, और बाकी कोई टेस्ट जो मुश्किल लगे पहले उसका डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कल इसका डिस्कस करते हैं, अभी यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू।